क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 17 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाती हैं और हमारा वीडियो कब कब आ रहा है वाली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, तो आप सबसे पहले उसे देख सकते हैं। ठीक, हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी और 2023 का फाउंडेशन ग्रुप हम लोग चालू करने वाले हैं, उसके लिए आप लोग जानकारी ले सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है देवा सहायम पिल्लाई। ठीक, तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ठीक, और ये पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। जब इनको डच के कोई नेवल कमांडर थे वो उनसे ही मिले और 1745 में इनको फिर बैप्टाइज कर दिया गया। इनका नाम रखा गया लजारस, और जिसका मतलब होता है गॉड इज़ माई हेल्प। ठीक, और इनकी पैदाइश हुई थी 23 अप्रैल 1712 में। ठीक है, और ये जो है मार्टंड वर्मा जो ट्रावणकोर के थे उनके कोर्ट में सर्व भी करते थे। ये सारी न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया का पहला आम आदमी ये बन गए हैं। ठीक है, जिसको कि वेटिकन सिटी की जो सेंट हैं पोप फ्रांसिस, ठीक, वेटिकन सिटी के जो पोप हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने कैनोनाइज्ड कर दिया है, इनको जो है संत घोषित कर दिया है। भारत का पहला लेमैन है वो। ठीक है, 18 सेंचुरी में ये पैदा हुए थे। कहाँ से थे? तमिलनाडु कन्याकुमारी। ठीक, तो अगर देव सायम पिल्ले के बारे में है तो ये पहले भारतीय आम आदमी जिनको संत घोषित किया गया है वेटिकन सिटी के द्वारा। ठीक, वहाँ पोप होते हैं, आपको मालूम है। कहाँ पे किया गया? सेंट पीटर्स बेसिलिका। बहुत सुंदर ये जो है इनका चर्च है, इसको देखिएगा। देव सायन पिल्लाई फर्स्ट इंडियन लेमन सेंट। अगला टॉपिक है इंसेफ्लाइटिस वायरसेस। कई लोग पूछते रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। तो देखिए ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोग को एक चीज़ हिदायत दूंगा, पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स ना बनाएं। ठीक, दूसरी रीडिंग में पहली रीडिंग में आपको ओवरव्यू मिलता है, दूसरी रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, तीसरी रीडिंग में ही नोट्स बनाएं, क्योंकि उस समय आपको पता होता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको दोबारा देखनी पड़ सकती हैं, या फिर एग्जाम से पहले आप एक जगह कंसोलिडेट करके रख लो तो आपको कम समय में सारी चीज़ें वो देख लोगे। ठीक, तीसरी रीडिंग में ही करना चाहिए। खैर फिर भी जैसे ये वाला इंसेफ्लाइटिस वाली बात आई, इंसेफ्लाइटिस वायरस, तो नोट्स बनाने की बात आई। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पूरे वर्डिंग्स को मैं रूल कहता हूँ कि 100 वर्ड को 10 वर्ड में कर लो। ठीक, तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर। तो इंसेफ्लाइटिस क्या है? एक वायरस वाली डिजीज़ है। ठीक, और ये किस किस प्रकार की होती है? ईस्टर्न, वेस्टर्न और वेनेजुएलन। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वैक्सीन बनाई गई है और उसको देखा गया है कि भाई साहब सेफ़ है। वैक्सीन जो है आपकी ये इसका फुल फॉर्म होता है वीएलपी। वीएलपी मतलब ये है आपका वायरस लाइक पार्टिकल। ठीक, वीएलपी बेस्ड है ये वैक्सीन। वायरस लाइक पार्टिकल यानी कि वायरस नहीं है, वायरस के जैसा पार्टिकल है, और ये वैक्सीन अभी सेफ बताई गई है। ठीक, कैसे होता है पहले इस पर जान लेते हैं, फिर इसकी साइंस समझ लेंगे कैसे वैक्सीन बनी है। देखिए कैसे होता है। मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित, उसके काटने की वजह से होता है। यानी कि मॉस्किटो कैरियर है इसको इस वायरस को ले जाने का और मनुष्य को काट के फैलाने का। ठीक, हॉर्सेस में भी हो जाता है ये, लेकिन हॉर्सेस से ह्यूमन में होना मुश्किल है। ठीक है, मतलब नहीं होता है। ह्यूमन से ह्यूमन में हो जाता है लेकिन रेयर है, हो सकता है लेकिन, और इसमें सिम्टम जो है फ्लू लाइक होते हैं। ठीक, ये देख लो, बिल्कुल इतने में आपका सारा कुछ हो गया। पढ़ना तो ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपने ये बना लिया तो अब फिर बस इसी को देखना है आखिरी टाइम में और आपका हो जाएगा। इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं कि ये वैक्सीन बनाया कैसे गया। देखो, जो ये वायरस है पूरा, इसके आउटर शेल से एक प्रोटीन निकाल लिया और यही होता है वायरस लाइक पार्टिकल। ठीक, जिसपे कि ये वैक्सीन बनाई गई है, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसा जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए आरएनए होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वायरस कोशिकाओं में घुस के अपने आप को रेप्लिकेट करता ना, वो वाला कोई भी जेनेटिक मटेरियल इस वीएलपी में होता नहीं। आउटर शेल से निकाला जा रहा है, देखो वायरस पूरे के आउटर शेल से निकाला जा रहा है, और उसमें कोई भी ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो कि वायरस को कोशिकाओं में घुस के अपने आप को रेप्लिकेट करने में मदद करता। वो नहीं है इस प्रोटीन वीएलपी वायरस लाइक पार्टिकल में, और इसी की वजह से वीएलपी की वजह से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो आपको ये कैसा लगा ये मेथड, ये बताओ। ठीक है ना, ये नोट्स बनाने का सही तरीका आपको लगा कि नहीं लगा, या फिर इससे आप कुछ बेहतर जानते हो तो ज़रूर साझा करिए, नहीं तो इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए।
अगला टॉपिक है लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड सिंपल सी ये चीज़ है, कोविड हो गया लेकिन आपको लगा कि आप सही भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी उसके सिम्टम्स बने रहते हैं, 4 हफ्ते तक बने रहते हैं तो मॉडरेट लॉन्ग है, अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा बने रहते हैं तो भाई साहब लॉन्ग कोविड है। सिंपल सी बस में डेफिनेशन दी गई है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम कई सारे होते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पे टेक्निकली पोस्ट कोविड डिफाइन वही किया गया है कि 4 हफ्ते से ज़्यादा है तो ठीक है, और 12 हफ्ते से ज़्यादा तो लॉन्ग कोविड बोला जाएगा। वहीं सब हेडेक और वहीं जितने भी कोविड के टाइम पे जो सिम्टम्स बताए जाते थे ना, हम लोग ने देखे हैं सबने, वो सारे मतलब बने रहते हैं वाले सिम्टम्स। अभी लैंसेट ने बोला है कि 2 साल तक बने रह सकते हैं इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं। नथिंग मोर टू रीड अबाउट इट। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर ऑन हॉर्टिकल्चर, इंडिया ने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज बनाने की बात करी, लेकिन ये इंडिया में नहीं करी है, लुम्बिनी में करी है। लुम्बिनी इज इन नेपाल, ठीक। और लुम्बिनी जो है आपका वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम का की पैदाइश यानी बर्थ हुई थी, ठीक, 623 बीसी में। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, मतलब जो भी बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर बना रहा है, लेकिन नेपाल के लुम्बिनी बना रहा है, ठीक। और एक फैक्ट इसमें यह है कि ये नेट न्यूट्रल कार्बन बिल्डिंग होगी, नेपाल की पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें से कार्बन उत्सर्जन और कार्बन का जो सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो बराबर होगा। तो मतलब कोई भी जीरो आपका न्यूट्रल मतलब हो गई, नेट एमिशन इसका होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये वैसे तो देखिए पैदाइश हुई थी, अच्छा ये पूरे सिंबल में बताऊंगा अभी, बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में, और इसका एक सिंबल बोला जाता है लोटस या फिर बुल, ठीक। ये सारे मैंने जो है यहाँ पर नीचे लिख रखे हैं, अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये लुम्बिनी बनाया जा रहा है, ये आप मुझे लगता है आपको याद आ जाएगा। नेपाल में ही जो है ये प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे अभी जब जाएंगे, और वहाँ पे ये महादेवी टेम्पल भी जाएंगे, माया देवी टेम्पल सॉरी, जो कि बुद्ध जी की जो मदर थी, तो वहाँ पे जाके प्रेयर्स भी करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी। और इस जो सेंटर को बनाने के लिए कौन जो है काम करेगा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ये ग्रांट यानी अनुदाय निकाय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री कल्चर के अंतर, और ये अनुदान देता है। 2012 के 2 नवंबर को ये रजिस्टर किया गया था, जो कि प्रोपगेट करता है, प्रचार करता है, संरक्षण करता है, प्रिजर्व करता है जो भी टीचिंग्स विरासत है बुद्धिस्ट की, बुद्धा की पूरी दुनिया में, और स्पेशली इंडिया के नेबरहुड में, जैसे कि नेपाल। नेट जीरो एमिशन वाली बिल्डिंग नेपाल की पहली होने वाली है, ये वाला सेंटर, ठीक। अब कुछ सिंबल्स देख लेते हैं जो ग्रेट इवेंट्स हुए हैं गौतम बुद्ध जी की लाइफ से। जैसे बर्थ हुआ तो उसका सिंबल बताया गया लोटस और बुल, ठीक। कहाँ पे बर्थ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। ग्रेट डिपार्चर, जब इन्होंने घर को त्याग दिया, ठीक, और फिर निकले, तो ये आए अपने जो है हॉर्स, इसके सिंबल बोलते हैं। हॉर्स का नाम बताइए क्या था। इनलाइटनमेंट आपको पता है बोध गया में हुआ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ज़मीन को, बोधि ट्री इसको मतलब ये सिंबल है, ज़मीन को वहाँ पे साक्षी बनाकर वहीं उसको छुआ और ये बताया कि हाँ कि कौन देख रहा था मुझे जब मैं इनलाइटनमेंट मुझे प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ है, बोधि ट्री बोध गया में, ठीक है, बिहार में है अभी। पहला सरमन इन्होंने जो दिया कहाँ पे दिया, ठीक है, सारनाथ में, और जो बनारस के आसपास है मेरे ख्याल। और धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं इसे, तो इसमें एक चक्र जैसा बना रहता है, चक्र, ठीक है ना, व्हील, ठीक है, तो वो एक सिंबल है इसका। उसके बाद महापरिनिर्वाण यानी कि जो डेथ है इनकी, वो आपकी जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा के सिंबल से दिखाई जाती है। कहाँ पे डेथ हुई थी इनकी, कोई बता सकता है? इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में ही है, के से कुछ नाम है, याद आ रहा है, ठीक। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये तो आना ही चाहिए यूपीपीसीएस में, कि इंडिया ने थॉमस कप होता है बैडमिंटन से संबंधित, और डेविस कप होता है टेनिस से संबंधित, ठीक। इसमें क्या होता है, इन दोनों में ही एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही मेन के मतलब टीम से होता है, मतलब टीम के मैचेस होते हैं, जैसे इंडिया, और इसमें कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं, मतलब प्लेयर इंडिविजुअल्स के हिसाब से नहीं जाता। इसमें इंडिया हो गया, ठीक, इंडोनेशिया हो गया, इस तरीके से कंट्री की टीम होती हैं और टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती है। तो डेविस कप में टेनिस से संबंधित, और थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। अभी पहली बार भारत ने थॉमस कप को जीता है, ठीक। और जो टाइटल, जो मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस थे, उनको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर जीता है 2022 का संस्करण। वर्ल्ड मेन, अच्छा, इस थॉमस कप को वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोला जाता है, इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है, और इसमें जो भी नेशंस, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो भी मेंबर नेशंस होते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये इसको समझने के लिए क्या समझ सकते हो आप, कि जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
ठीक वैसे ही जो है बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो इसके जो भी मेंबर नेशंस हैं वो सब इस उसकी ही टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। पहला टूर्नामेंट 48-49 में हुआ था और सर जॉर्ज एलन थॉमस इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए, जैसे टेनिस में डेविस कप होता है वैसे ही इसमें रखते हैं, तो थॉमस का भी इन्होंने कहा कि हमारे नाम पर ही रख दो, ठीक है। और ये हर 2 साल में होता है। अभी जो ये मेन टीम थी, इनके कोच का नाम क्या है ये हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इन कोच का एक थोड़ा सा बॉलीवुड कनेक्शन भी है, ठीक, बॉलीवुड कनेक्शन है। देखो मैं भी मिर्च मसाला मैंने भी चालू कर दिया लगाना, ठीक, तो ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक है रेमिशन यानी कि माफ़ी या फिर क्षमा। तो यहाँ पर कई सारी पार्डनिंग पावर होती है, पार्डन करना, जैसे किसी व्यक्ति को जो है कोई सज़ा वज़ा दी गई है, ठीक, तो उसको प्रेसिडेंट या फिर स्टेट के गवर्नर, ठीक, आर्टिकल नंबर जो है 72 और 161 है ना, एक सेकेंड भूल जाता हूँ, हाँ 72 और 161, आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट क्षमा, रेमिशन और ये माफ़ी ये सब दे सकते हैं। वही 161 के अंतर्गत स्टेट गवर्नर दे सकते हैं। डेथ पेनल्टी की पार्डन करने की ताकत सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, ध्यान रखना, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि भाई साहब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टेट ए में कोई क्राइम किया और उसको, लेकिन उसका मतलब वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो उसके केस को उठा के मान लीजिए स्टेट बी में भेज दिया गया कि अच्छा तो लाइव एक रियल एग्जांपल याद आ गया। जयललिता जी तमिलनाडु से हैं, ठीक, उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस की वजह से वो केसेस ट्रांसफ़र कर दिए गए कर्नाटका में, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो है अपील हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये आप निर्णय करके बताइए कि भाई साहब यहाँ इस कर्नाटका के स्टेट के गवर्नर को मान लीजिए पार्डन माफ़ी देने की जो है अधिकार है कि तमिलनाडु या ए स्टेट के माफ़ी देने की गवर्नर को अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो ऐसा है, जो सेक्शन है 432 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत यह है कि जहां पर क्राइम हुआ है, भले ही वो केस वेस कहीं और शिफ्ट कर दिया गया किसी के मतलब इन्फ्लुएंस की वजह से, लेकिन फिर भी जहां पर जो है क्राइम हुआ है, ठीक, वहां उसी स्टेट के गवर्नर को ही ये अधिकार है कि वो रेमिशन या फिर माफ़ी या क्षमा दे सकता है या नहीं। अब एक चीज़ और है, वैसे तो मैंने रेमिशन क्या होता है, पार्डन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, ये सब कुछ समझा रखा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ जाके आप सर्च में जाके सर्च करिए रेमिशन या फिर पार्डन पावर, तो वहाँ पे राष्ट्रपति की पार्डन पावर, गवर्नर पावर, सबको समझाया हुआ है, ठीक, ऑडियो लेक्चर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेमिशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी को 1 साल की सज़ा दी गई फॉर एग्जाम्पल, और फिर रेमिशन में ये कह दिया कि अच्छा ठीक है भाई साहब, अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक ठाक है, 6 महीने इसकी सज़ा जो है कम कर दी जाए, तो ये रेमिशन है, एक तरीके से सज़ा कम कर दी जाती है। तो इसको मैंने याद करवाया था कि रेमिशन में कमीशन है, मतलब कि कुछ कमीशन काट के और जो है उसको रिहा कर दिया जाता है, तो कुछ कमीशन मतलब छोटे मोटा कुछ जो है सज़ा को कम कर दिया जाता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, जहाँ पे जो है क्राइम हुआ है वहीं के स्टेट का गवर्नर करेगा, और जो आर्टिकल इससे संबंधित है वो मैंने आपको पहले बता दिया, पार्डन पावर है ऑलरेडी एक्सप्लेन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रवेग फील्ड पैक, सिंपल सी चीज़ है, इसकी फोटो पहले दिखाता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। प्रवेग फील्ड पैक, ये क्या चीज़ है, ये बैटरी बैंक है, सिंपल चीज़ है। जैसे बैटरी बैंक होते हैं, हम लोग कहीं जाते होते हैं तो हम लोग बैटरी बैंक रख लेते हैं कि भैया मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी तो हम इससे चार्ज कर लेंगे, वैसे ये बैटरी बैंक है। बेंगलुरु में स्थित प्रवेग करके एक वो है कंपनी है, वो उसको अभी एक्सपोर्ट करने वाली है नाटो को। नाटो वही नाटो है जो रशिया वाला, रशिया से जिससे लड़ाई चल रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है एक्सपोर्ट करने वाली है। चूँकि अब सब कुछ तो भाई साहब डिजिटली हो गया है, ठीक, चाहे कोई ड्रोन उड़ाना हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन हो, सब कुछ तो उस समय हमें लॉन्ग टाइम तक, मान लीजिए हम हर घर में तो ना, जब वॉरफील्ड में हो तो आपको हर जगह जो है चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, आराम से आप वो कर रहे हो। वॉर का मतलब वॉर होता है, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स, तो उसमें क्या है कि आपके पास ये बैटरी बैंक होगा और इसको लॉन्ग टाइम तक इसके जरिए ही आप ये डिजिटली जो भी इक्विपमेंट्स हैं इन सबको चार्ज कर पाओगे, इसका यूज़ कर पाओगे। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी लर्नड इन दिस। और इसमें जो है आपका ये फील्ड पैक अभी 14 किलो का है, काफ़ी पोर्टेबल है, और हाई रिस्क जोन में अभी नाटो को दिया जा रहा है। यूरोप में ड्रोन वोन भी इसमें चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और ये मतलब एक तरीके से ये दर्शाता है कि भारत पहले इंपोर्टर था, अब एक्सपोर्टर बन रहा है, साथ ही साथ पहले हम जो यूज़र थे अब डेवलपर बन रहे हैं। अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि ये नाटो को दिया जा रहा है इंडिया की तरफ से, तो रशिया से हमारे संबंध कैसे, तो थोड़ा बहुत वो पड़ेगा,
खैर देखा जाएगा, जो हमारी मतलब एक तरीके से इकोनॉमी भी तो हमें देखनी है ना। जैसे वीट एक्सपोर्ट अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। पूरी दुनिया में वीट के दाम जो है आसमान छूने लगे, 6-7% बढ़ गए हैं। और वीट हमने क्यों बैन किया, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। वो मैंने कल वाले वीडियो में 16 वाले में बताए हैं। वो वीडियो जो है आप लोग को थोड़ा लेट मिला होगा, लेकिन उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उसमें कई सारी न्यूज़ थी, तो 16 मई के करंट अफेयर को भी प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक। तो यून सुक योल ये जो है साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा उसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ा रहा है, अपने मिसाइल बढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ी इनकी जो है परेशानी का कारण बन सकता है। से देखो, साउथ कोरिया ये है, कोरियन पेनिनसुला पे है, येलो सी इसके वेस्ट में है, ईस्ट में इसके सी ऑफ जापान है, जेजू इसके जो है साउथ में एक आइलैंड है, और नॉर्थ कोरिया से इसको जो है अलग करती है एक DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक, याद रखना। अगला टॉपिक है इंडिया और बांग्लादेश का न्यूक्लियर कोऑपरेशन। अब देखो, इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर है, आपको मालूम है, बांग्लादेश लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो हम उससे अगर कोई भी न्यूक्लियर से संबंधित काम कर रहे हैं तो वो मतलब सिविल यूज़ के लिए कर रहे हैं, ना कि डिफेंसिव या फिर ऑफेंसिव यूज़ के लिए कर रहे हैं, कोई मिसाइल विजाइल के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा और बांग्लादेश का जो रिश्ता है न्यूक्लियर से संबंधित, वो एक पीसफुल कोऑपरेशन रिश्ता है। और पीसफुल ये है क्योंकि इसका सिविल यूज़ होने वाला है, यानी कि कैंसर केयर में न्यूक्लियर रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में, फूड प्रिजर्वेशन में भी, मतलब फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एडिशन का, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और अभी दोनों की जॉइंट कमेटी जो है उसने मीटिंग करी थी पीसफुल यूजेस के लिए 11 से 12 मई को, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने इनको हेल्प भी करी है रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक, उसको डिप्लॉय करने में, चलाने में। ये पावर प्लांट जो है 2.4 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बड़ा है काफ़ी, बांग्लादेश में है, ठीक है। और ये रिवर पद्मा पे जो है बना हुआ है। और 18 में इंडिया, बांग्लादेश और रशिया के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये अलाउ किया गया था कि इंडियन फर्म कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन करेंगे नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में फॉर रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश। रशिया भी है इसमें, ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले। अगला टॉपिक है प्रेषण, यानी कि रेमिटेंसेज, यानी कि कुछ, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री है या फिर कंट्री बी है और कंट्री सी है, तो कोई कंट्री बी से सी में गया हुआ, कंट्री ए से सी में गया हुआ, सी से वहाँ काम करता है, लेकिन वहाँ से जो है पैसा या फिर मनी वापस घर पे अपने भेजता है, तो ये रेमिटेंसेस कहलाता है। और इसको हम लोग जोड़ते हैं ग्रॉस नेट नेशनल इनकम। जहाँ पे भी नेशनल वर्ड आ जाएगा ना, वहाँ पे मतलब ये हो गया कि जो भी आपके फंडिंग आ रही है फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी जुड़ाता है। और कई लोग ऐसे भी होंगे भाई साहब जो सी से ए में आए होंगे, ठीक, इंडिया में आए मान लीजिए, और यहाँ से पैसे अपने वापस भेज रहे हैं घर पे, तो वो मतलब यही होता है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली चीज़ आई थी। तो नेशनल जहाँ वर्ड आता है, जैसे हम लोग GDP जोड़ते हैं, तो GDP में कोई जो भारत की डोमेस्टिक यानी टेरिटरी के अंतर्गत जो भी बन रहा है फैन गुड, उसकी वैल्यू को जोड़ा जाता है। लेकिन नेशनल में क्या है कि भारत के टेरिटरी के बाहर भी जो लोग काम कर रहे हैं और वो वहाँ से पैसा वापस भेज रहे हैं, तो उसको भी जोड़ा जाता है। तो ये मेन फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमी वाले जो लेक्चर्स है, ऑडियो लेक्चर, वो दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, काफ़ी मदद हो सकती है आपकी, ठीक। और तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रेमिटेंसेस के बारे में अभी वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ आई है, ठीक है। मतलब नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त विवरण एक आया है 2021 का। तो उन्होंने बताया है कि जो है, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया भी है, ठीक, और कुछ इजिप्ट और ये सब भी है, तो ये सब लो और मिडिल इनकम में आते हैं। तो यहाँ पर जो रेमिटेंसेस का फ्लो है वो इंक्रीज़ होने वाला है 4.2% से 2022 में, और $630 बिलियन मतलब पहुँच जाएगा। तो ये जो है बढ़ोतरी होगी, रिकॉर्ड रिकवरी होगी 8.6% की 2021 से, ठीक। रेमिटेंसेस जो है यूक्रेन और जो है यूरोप का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस कहाँ पे आती है, यूक्रेन में आती है, और सेंट्रल एशिया में। तो ये बढ़ने वाला है 20% से, ठीक। तो रेमिटेंसेस ज़्यादा इसलिए भी आ रही है, लोग बाहर से पैसा इसमें भेज रहे हैं इस समय। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बताया गया है कि टॉप रेसिपिएंट्स जहाँ पर प्रेषण यानी कि पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो इंडिया जो है, अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे कितने $, आए, तो इंडिया नंबर 1 पे था 2021 में, फिर मैक्सिको था, फिर चाइना था। चाइना पहले सेकंड होता था, लेकिन मैक्सिको इस बार ज़्यादा हो गया $1 बिलियन से, और फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फिर इजिप्ट,
ठीक, और फिर पाकिस्तान। तो IMC PEP ऐसे करके याद कर सकते हो। लेकिन किसी कंट्री की उसकी जो GDP है उसमें कितना परसेंटेज खाली रेमिटेंसेस के थ्रू आता, तो वो उसके लिहाज से अगर देखोगे तो लेबनान सबसे ज़्यादा है, फिर टोंगा है, फिर आपका जो है ताजिकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है, और फिर समोआ है। ठीक, तो ये तो दोनों सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हो गए। टोंगा बताइए कहाँ पर है? लेबनान आपका वेस्ट एशिया में है, जस्ट नॉर्थ ऑफ इज़राइल और समोआ। ठीक, तो ये कंट्रीज बताइएगा कहाँ से। इनके यहाँ सबसे मतलब ये टॉप 5 आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेपाल में भी 24% तक खाली GDP जो है प्रेषण की वजह से ही है। तो ये आज का हमारा जो है पूरा सेशन था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। हालांकि मैं कहता हूँ आप लोग करते नहीं है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसको बढ़ा सकते हो। आप हम सब CSFS टीम हैं, इस टीम के में कभी, और ये कलेक्टिव सक्सेस है। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली यहाँ देखो और ये सोचो कि दूसरे को मैं भेजूंगा तो वो भी पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। सबको भेजोगे, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।